गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं डॉक्टर दीपशिखा पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, होम साइंस डिपार्टमेंट, जीबीएम कॉलेज गया से। स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं, इस लॉकडाउन के पीरियड में आपको अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना है और इस लॉकडाउन के सारे रूल्स को फॉलो करना है और अपनी स्टडी पर भी फोकस करना है। तो बीए होम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए आज जो हम चैप्टर लेकर के आए हैं वो है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट मीन्स हमारा क्रियात्मक विकास या गामक विकास इसको हम कहते हैं। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि इस मोटर डेवलपमेंट की क्या क्वालिटी होती है। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हम कंटेंट अगर देख लें तो इस कंटेंट के अंतर्गत हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम लोग एक एक पॉइंट पर इस स्लाइड के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम आपको ये बता दें कि जिस तरह से हमारे शारीरिक विकास की ज़रूरत होती है उसी तरह से हमारे मोटर डेवलपमेंट, जिसको कि हम क्रियात्मक विकास कहते हैं, उसकी भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है इस मोटर डेवलपमेंट का। ठीक है ना, क्योंकि अगर मोटर डेवलपमेंट के द्वारा ही किसी भी बच्चे के हम जो है भौतिक और सामाजिक वातावरण यानी कि फिजिकल और सोशल जो एनवायरनमेंट है उस पर बच्चा जो है इस मोटर एबिलिटी के द्वारा कंट्रोल करना सीख जाता है। ठीक है, अगर इस मोटर डेवलपमेंट को हम क्या कह सकते हैं, एक गामक विकास भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें, जैसा कि स्लाइड में है, मोटर डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ कंट्रोल ओवर बॉडीली मूवमेंट्स बाय द coordinated activities of the nerve centers, the nerves and the muscles. This control comes from the development of the reflexes and mass activity present of birth. यानी कि हम इसको इस तरह से क्लियर कर सकते हैं कि जो हमारा मोटर डेवलपमेंट्स का मीनिंग है, इसका मतलब है हमारे बॉडी के सारे एक्टिविटी पर कंट्रोल करना। ठीक है, मूवमेंट पर कंट्रोलिंग पावर। ठीक, और इस बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी हैं पर जो हम कंट्रोल करते हैं वो मसल्स, नर्व्स और नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट और उसके कोऑर्डिनेशन पर निर्भर करता है। ठीक है ना, और ये क्या होता है, बर्थ के बाद से ही ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। बर्थ से ये रिफ्लेक्सेस के थ्रू जो है मोटर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है अपनी फैमिली पर। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है सेल्फ डिपेंड बनने के लिए उसके मसल्स, आईज और नर्व्स के कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और इस नर्व्स, मसल्स के कोऑर्डिनेशन को ही हम क्या कहते हैं, मोटर डेवलपमेंट या मोटर एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन अगर हम लोग देख लें तो सबसे पहले अगर इसका हम डेफिनेशन को देखें, सबसे पहले जेम्स ड्रेवर ने बताया था कि जो मोटर डेवलपमेंट है या क्रियात्मक का संबंध उन रचनाओं एवं कार्यों से है जो मांसपेशियों की क्रियाओं से संबंधित है। जैसा कि आप देख सकते हो स्लाइड में, मोटर रिफर्स टू स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शंस connected with the activity of muscles or with the response of an organism to a situation। यानी कि जो है क्रियात्मक विकास जो है वो उसका संबंध उन रचनाओं और कार्यों से है जो मसल्स की एक्टिविटी से संबंधित है, और या इसका संबंध जीवन की उस अनुक्रिया से है यानी कि रिफ्लेक्सेस से है जो वह किसी परिस्थिति विशेष के प्रति करता है। यानी कि किसी सिचुएशन के अगेंस्ट वो अपना जो भी रिफ्लेक्सेस या जो भी एक्टिविटी करता है वो मोटर एक्टिविटीज कहलाती है। अगर सेकंड देखें, क्रो ने कहा था कि जो है motor abilities can be described briefly as various kind of bodily movements that are made possible through the coordination of nerve and muscles activity। यानी कि नर्व्स
और मसल्स के कोऑर्डिनेशन से की जाने वाली एक्टिविटी ही ये मोटर एबिलिटी कहलाती है अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला है टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट। अब इन मोटर डेवलपमेंट को कितने भाग में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे मोटर डेवलपमेंट को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और माइनर मोटर या फाइन मोटर डेवलपमेंट भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट को देखेंगे। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के अंदर बच्चा जो है बैठना, उठना, चलना, दौड़ना, कूदना, उछलना, तैरना, फेंकना, ये सारी जो एक्टिविटी करता है। इस एक्टिविटी में क्या होता है कि हम लोग बॉडी के अधिकतर हम लोग ऑर्गन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे चलने में पैर यूज़ हो रहा है और फेंकने में हाथ भी है, मसल्स भी है, कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन वहीं माइनर मोटर स्किल्स यानी फाइन मोटर स्किल्स जो होता है, इसको हम सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका जो डेवलपमेंट होता है ये शैशवावस्था यानी इन्फेंसी के बाद होता है। इसमें जो है हम कुछ फाइन मोटर स्किल्स करते हैं, जैसे मान लो पढ़ना है, लिखना है और डायग्राम बनाना है या पेंटिंग करना है। इसमें क्या है, हमारे बॉडी का एक पर्टिकुलर ऑर्गन जो है वो इस एक्टिविटी को करता है। तो यानी कि हम मोटर डेवलपमेंट को दो भागों में डिवाइड करते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स और माइनर मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स है जो कि जिसमें सारे ऑर्गन्स जो हैं एक्टिविटीज़ को करने में पार्ट लेते हैं, और माइनर यानी कि फाइन मोटर स्किल्स जो है सारे ऑर्गन को ना लेकर के ऑर्गन एक पर्टिकुलर एक ऑर्गन और थोड़ा सा फाइन वर्क जो होता है, जैसे कि पेंटिंग बनाना जिसमें उंगलियों के मसल्स और आई का कोऑर्डिनेशंस है ना, ये काम कर रहा, नर्व्स काम कर रहे हैं, तो ये फाइन मोटर स्किल्स जो है ये कहलाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, अगला है हमारा कि इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं। जैसे आपको स्लाइड में दिख रहा है, मोटर स्किल्स कैरिड आउट व्हेन द ब्रेन, नर्वस सिस्टम एंड मसल्स वर्क टुगेदर, यानी कि तीनों चीज़ें साथ में काम करती हैं। और ग्रॉस मोटर क्या है, लार्जर मूवमेंट चाइल्ड मेक्स विथ आर्म्स, लेग, फीट और एंटायर बॉडी। जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया कि रोलिंग ओवर है, सिटिंग है, क्रॉलिंग है, रनिंग है, जंपिंग है। लेकिन फाइन मोटर स्किल स्मॉलर मोर स्किल्ड मूवमेंट्स, ठीक है। स्मॉल मसल्स ऑफ फिंगर, यानी इस उंगलियों की जो छोटी छोटी मसल्स हैं, टोज हैं, लिप्स हैं, टंग हैं, ये सारी जो एक्टिविटीज़ करती हैं ये फाइन मोटर स्किल्स के या माइनर मोटर स्किल्स के अंदर आता है। एग्जाम्पल में देख लो, पिकिंग थिक अप बिटवीन फिंगर, यानी कि इन फिंगर के बीच में हम थिंग को क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं, ठीक है। थंब और रिंगलिंग टोज इन द स्टैंड, हम लोग स्टैंड होते हैं टोज के थ्रू, यूजिंग लिप्स एंड टंग टू टेस्ट एंड फील ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्रॉस मोटर स्किल को आप इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हो कि बच्चे किस तरह से ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ में, जिसमें बॉडी का पूरा पार्ट जो है इन्वॉल्व हो रहा है, मसल्स है, नर्व्स है और आपके बोन्स हैं, आईज हैं, ये सारे जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग ये फाइन मोटर स्किल्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे बच्चे ने पेंसिल पकड़ा है तो पेंसिल में क्या है, आई का कोऑर्डिनेशन बन रहा है, नर्व्स जो है काम कर रहे हैं और मसल्स, यानी कि बहुत फाइनली बच्चे ने क्या कर रखा है, पेंसिल को पकड़ रखा है। इसी तरह से आप थर्ड पिक्चर में देख रहे हो, इसमें क्या है, किसी पर्सन ने अपने दोनों उंगली के बीच से बॉल को पकड़ रखा है, ये फाइन मोटर स्किल है। फिर फोर्थ आप फिगर में आप देख रहे हो, बच्चा जो है एक एक ब्लॉक को अरेंज कर रहा है, इसमें भी आई, हैंड और मसल्स का कोऑर्डिनेशन बन रहा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं
प्रिंसिपल्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करके मोटर एक्टिविटीज़ के स्किल्स को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके अपने मोटर डेवलपमेंट के प्रिंसिपल को जो है देखते हैं। सबसे पहला है मोटर डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मस्कुलर एंड न्यूरल मैच्योरेशन। ठीक है, यानी कि क्या चीज़ कही जा रही है कि मोटर डेवलपमेंट जो है वो मसल्स यानी मांसपेशियों और हमारे जो न्यूरल मैच्योरेशन यानी कि जो तंत्रिकाएं हैं उनकी मैच्योरिटी पे निर्भर करता है। ठीक है ना, जैसे कि मान लो अगर जो मोटर डेवलपमेंट है वो मसल्स और नर्व्स के डेवलपमेंट और मैच्योरिटी पर निर्भर करता है, और शरीर के जिन क्षेत्रों की मांसपेशियां और तंत्रिकाएं जितनी जल्दी विकसित और मैच्योर होंगी, ठीक है ना, उनका जो मोटर एक्टिविटी है वो उतना ही जल्दी होगा। अगर इसको हम एक उदाहरण से समझाएं तो बच्चों के पहले सिर का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, फिर बाकी के अंगों का, क्योंकि ब्रेन का डेवलपमेंट पहले होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ की जो तंत्रिकाएं हैं पहले मैच्योर होती हैं, और इस कारण बच्चा पहले अपने सिर को हिलाता डुलाता है। ठीक है, आंखों की आइरिस जो पुतलियां हैं इनको जो है हिलाता है। ठीक, और उसके बाद जो है तब बच्चा अपने बॉडी को हिलाना डुलाना और उसके साथ तब जा कर के हाथ पैर के मसल्स को वो मतलब फंक्शन में लाता है, क्योंकि हाथ पैर के मसल्स का डेवलपमेंट बाद में होता है। सेकंड हमारा है, आप देख सकते हैं जिसमें है मोटर डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस। जैसा कि आप देख रहे हो पिछले आप डायग्राम में आपने देखा है कि एक 6 माह का बच्चा, ठीक है, अगर वो किसी सुंदर से खिलौने को उसको दिया जाए या गेंद पकड़ने को दिया जाता है तो वो खिलौने को झपट करके ऐसे करके पकड़ता है, और ठीक है, और इस प्रयास में क्या हो सकता है, खिलौना गिर भी सकता है, गेंद गिर भी सकता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वो दोनों हाथों से, अब पहले बच्चा ये पेंसिल है तो इस पेंसिल को पकड़ने में पहले पूरी बॉडी का यूज़ करता है, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है यानी मसल्स और नर्व्स में मैच्योरेशन आता है, परिपक्वता आती है, वो इस पेन को ऐसे पकड़ सकता है। फिर जैसे ज़्यादा और मैच्योरेशन आ जाएगी वो पेन को सीधे ऐसे भी पकड़ सकता है। यानी कि जो है वो हमेशा जो मोटर डेवलपमेंट है वो क्या होता है, मस्कुलर एंड जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज, यानी कि मोटर डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज। ठीक है, अब इसी का उदाहरण एक और ले लिया जाए कि एक 2.5 साल का बच्चा, ठीक है, उसको पेंसिल को हाथों से पकड़ करके वो क्या करता है, आड़ी तिरछी रेखा बनाएगा, है ना, आड़ी तिरछी रेखा बनाएगा और पूरे कागज को गंदा कर देगा। लेकिन जैसे 3 साल का हो जाता है वो ABCD लिखना शुरू करता है, पर अभी उसकी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं होती है क्योंकि उसके हाथ का जो मसल्स है वो अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाया है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी राइटिंग स्किल भी सुधरती जाती है, क्योंकि जो आई, हैंड और मसल्स और ब्रेन, इनका कोऑर्डिनेशन बच्चे में अच्छी तरह से मैच्योर होता जाता है। यानी कि जो भी मोटर डेवलपमेंट है पहले जनरल सीखेगा बच्चा और उसके बाद जा कर के कुछ वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस देना शुरू करता है। यानी बच्चा पहले उसकी पहली लैंग्वेज क्या होती है, आड़ी तिरछी रेखा खींचना, और तब जा कर के वो इन्हीं आड़ी टेढ़ी खींची हुई रेखाओं से वो A से Z तक लिखना शुरू करता है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब वो बहुत ही क्लीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से वो A से Z बेटर राइटिंग में लिख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोटर डेवलपमेंट फॉलोज अ डेफिनेट सीक्वेंस। ठीक है ना, मतलब जो हमारा मोटर डेवलपमेंट है वो 2 सीक्वेंस से जो है वो प्रोसीड होता है। इस एक बोलते हैं सिफेलोकॉर्डल और दूसरा बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। ठीक है, हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में भी आपको इनके बारे में बताया था। तो सिफेलोकॉर्डल में आप देख सकते हैं हेड डाउन, ठीक है, और प्रॉक्सिमोडिस्टल में
क्या हो सकता है, सेंटर टू आउटवर्ड, मतलब सिफेलोकॉर्डल हेड से लेकर के डाउन तक का डेवलपमेंट होता है, यानी पहले हेड का डेवलपमेंट होगा फिर जो है लेग का होगा, लेकिन प्रॉक्सिमोडिस्टल में पहले सेंटर बॉडी का डेवलपमेंट होता है और फिर उसके आसपास के सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है। आप देख सकते हो एक सिफेलोकॉर्डल पैटर्न में हेड टू टो, यानी कि 1 मंथ में अब वो क्या करेगा बच्चा, सिर को ऊपर करेगा, ठीक है, अपने सिर को ऊपर करेगा। उसके बाद 3 मंथ में रोल ओवर करेगा, 6 मंथ में सिट अपराइट विदाउट सपोर्ट, वो बिना सपोर्ट के बैठ सकता है। 7th मंथ में क्राउलिंग कर सकता है, स्टैंड बाय होल्डिंग और सपोर्ट, किसी भी सपोर्ट को लेकर के वो खड़ा हो सकता है। और 12 मंथ में फर्स्ट स्टेप वो चलना शुरू करता है, यानी कि पहला मंथ में, यानी कि उसका जो डेवलपमेंट था वो पहले सिर का था और लास्ट में जो उसका डेवलपमेंट है वो पैर पर, टो पर आया। तो ये सिफेलोकॉर्डल पैटर्न है, ठीक है ना। और इसमें जो है आप इस वाले पैटर्न में आप देख सकते हैं जो हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल है, यानी इसको हम निकट दूर विकास क्रम भी कहते हैं, ठीक है। और इस विकास में, इस मोटर एक्टिविटी में सबसे पहले शरीर के सेंट्रल पार्ट का डेवलपमेंट होता है और फिर उस सेंटर से दूर के भाग में, है ना, यानी कि वे ऑर्गन जो आपके स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क यानी ब्रेन के जितने अधिक पास होंगे उनका डेवलपमेंट उतना पहले होता है। जैसे मान लो बालक की आँख, मुंह, गर्दन और ट्रंक यानी धड़, और ये फिर उसके बाद ब्रेन के पास के जितने भी अंग होते हैं और फिर हाथ और पैर जो मस्तिष्क के दूर होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इसीलिए बच्चा जो है पहले अपने कंधों पर कंट्रोल करना सीखता है, बाद में वो क्या होता है, वो कुहनी, आपकी ये कुहनी पर अपना कंट्रोलिंग सीखता है, ठीक है, और उंगलियों पर सबसे बाद में, है ना। इसका ये कारण है कि बालक का जो मुंह है, मतलब ये माउथ पोर्शन है, कंधा है, वो ब्रेन के पास होते हैं, जबकि कुहनी, कलाई और उंगलियां जो हैं वो ब्रेन से क्या है, काफ़ी दूर होती हैं। और लास्ट में क्या होता है, पैर का यानी टो रीजन का डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है मोटर डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल मसल्स, ठीक है ना। इसका मतलब है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से मोटर डेवलपमेंट जो है वो बड़ी मांसपेशियों से, मसल्स से छोटे मसल्स की तरफ होता है, ठीक है। जैसे बच्चों के मोटर एक्टिविटी के क्रम में अगर हम पहले देखें तो सबसे पहली जो एक्टिविटी होगी वो बड़े मसल्स में आती है, फिर छोटे मसल्स में आती हैं, और यही रीज़न है कि बच्चा जो है पहले बड़े मसल्स पर कंट्रोलिंग सीखता है और बाद में छोटी जो पेशियां होती हैं उन पर। यानी उदाहरण से अगर देखें तो बच्चा गेंद फेंकना, लिखना, कलर करना, ठीक है, जो है वो उनको पहले सिखाया जाता है। और तो उसमें बच्चा सबसे पहले किस चीज़ को सीखेगा, गेंद फेंकने की एक्टिविटी को वो पहले सीखता है, ठीक है, और उसके बाद वो लिखना और फिगर बनाना, ये सारी एक्टिविटी वो सीखता है, ठीक। और इन सब चीज़ में क्या होगा, बाद में, सबसे बाद में बच्चा जो है वो अपने उंगलियों पर कंट्रोलिंग सीखता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर प्ले ग्रुप के तुम सिलेबस को देखोगे, उठाओगे, तो उसमें जो है प्लेवे मेथड के थ्रू जो है इनका डेवलपमेंट किया जाता है, मोटर डेवलपमेंट किया जाता है। इसमें बॉल फेंकना, पेस्टिंग करना, कलरिंग करना, कटिंग करना, जंप करना, ये सारी एक्टिविटी कराई जाती हैं प्लेवे ग्रुप में, जिसमें बच्चों को प्लेवे के लिए भेजते हैं। तो प्लेवे का जो सिलेबस होता है वो फिजिकल, मोटर, सोशल, इमोशनल सारे डेवलपमेंट को बेस में रख करके तैयार किया जाता है, लेकिन उनका मेन सबसे प्रायोरिटी होती है फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट। तो आप अगर प्लेवे स्कूल की एक्टिविटीज़ पर गौर करो तो उसमें क्या है, आई, हैंड और मसल्स
और नर्व्स का कोऑर्डिनेशन बेसिकली सिखाया जाता है, जिसमें बच्चों को सबसे पहले ABCD लिखने को नहीं दिया जाता है, ना ही उनको कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें एक्टिविटी दी जाती हैं। सबसे पहले बच्चों को क्या करते हैं, बॉल फेंकना सिखाते हैं। बॉल के थ्रू क्या होगा, बच्चा अटेंशन प्लस आई हैंड कोऑर्डिनेशन प्लस जो बड़े मसल्स होते हैं उनका डेवलपमेंट पहले होगा। फिर जब बच्चा इन सब चीज़ों को सीखता है, फिर कलरिंग सीखेगा, पेस्टिंग सीखेगा, कटिंग सीखेगा, उसके बाद शू लेस बांधना सीखता है, उसके बाद जंपिंग सीखता है। ये सारी एक्टिविटी वो धीरे धीरे, जो आपने पिछले प्रिंसिपल में पढ़ा था कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, छोटे मसल से यानी कि लार्ज टू स्मॉल मसल्स, ठीक है ना, होता है ये। उसके बाद जो है आपका अगला आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑकर इन मोटर डेवलपमेंट। आप सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल ही भिन्न होता है, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे मेंटल हो, चाहे सोशल हो, किसी भी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो हर एक बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। तो उसी तरह से मोटर डेवलपमेंट यानी मोटर एक्टिविटीज़ के लिए भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि हर एक पैटर्न हर एक बच्चे पर हम लोग जो है लागू नहीं कर सकते हैं, ठीक। जैसे कुछ बच्चे हैं वो जल्दी बैठना शुरू कर देते हैं, जल्दी खड़े होना शुरू कर देते हैं, जल्दी चलना शुरू कर देते हैं। वहीं कुछ बच्चे हैं जो देर से बैठते हैं, देर से खड़े होते हैं, देर से चलते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी, और इसके पीछे कारण यही है कि अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन ना दिया जाए, लर्निंग एनवायरनमेंट ना दिया जाए, उनको एक्टिविटीज़ सिखाई ना जाए, बच्चे इमिटेशन ना करें और प्रॉपर जो है बॉडी मैच्योर ना हो, बॉडी के ऑर्गन्स मैच्योर ना हो, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद है अगला हमारा है मोटर डेवलपमेंट प्रोसीड्स ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ लर्निंग एंड मैच्योरेशन। आप सभी को हमने शुरू से इस स्लाइड में बताया कि अंगों का परिपक्व होना बहुत ज़रूरी है। वो अंग हैं आपके ब्रेन, आपकी मसल्स, आपकी हड्डियाँ, आँख, नाक, कान, यानी जितने भी हमारे ऑर्गन हैं उनका मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है आपके मोटर एक्टिविटी के लिए, ठीक है ना। देखो, इस प्रिंसिपल में यही बताया गया है कि बच्चे का जो मोटर डेवलपमेंट है पर जो है वो लर्निंग और मैच्योरेशन का बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। अगर बॉडी के ऑर्गन्स में मैच्योरेशन नहीं आता है, मैच्योरिटी नहीं आती है, तो वो अपने लर्निंग स्किल को सीख नहीं पाता है, ठीक है ना। अब मैच्योरिटी आने के बाद ही बच्चा इन सारी एक्टिविटीज़ को कर पाता है, ठीक है ना। तो इसलिए, और साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि बच्चों को लर्निंग एनवायरनमेंट भी देना है, यानी सिखाना भी है। मोटर एक्टिविटीज़ जैसे बॉल फेंकना, अब ऐसा नहीं कि बच्चों को छोड़ दिया जाए, बच्चे खुद से सीखेंगे, वो तो अपने रिफ्लेक्सेस के थ्रू सीखते हैं, इमिटेशंस के थ्रू सीखते हैं, लेकिन बच्चे को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाता है। वो घर भी हो सकता है, वो स्कूल्स भी हो सकते हैं। इसीलिए स्कूल्स की एक्टिविटी जो होती है वो बेसिकली फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट पर ही बेस होती है, क्योंकि उनको लर्निंग एनवायरनमेंट दे करके उनके अगर ऑर्गन्स जो है मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं तो उनके मैच्योरिटी पर फोकस करना है, ठीक है। जैसे मान लो 1 से 1.5 साल का बच्चा है, वो उसको सिखाने के लिए हम क्या करें, लाख कोशिश करें, मान लो वो लिखना सीख ले, मगर बच्चा लिखना तब तक नहीं सीख सकता है जब तक उसकी जो है ये कलाइयाँ या उंगली या हथेलियाँ ये इनमें मैच्योरिटी ना आए। तो कहने का मतलब है हम कितना भी मोटर एक्टिविटीज़ कराएं, सिखाएं, जिस चीज़ को हम करा रहे हैं उसके लिए वो ऑर्गन का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। यानी बच्चे को पेंसिल पकड़ना सिखाना है तो ये जो उंगलियां हैं, पाम हैं, मसल्स हैं, इनका जो है मैच्योरेशन बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। और उसके बाद है हमारा देयर आर प्रिडिक्टेबल स्टेट्स विद इन द पैटर्न ऑफ मोटर डेवलपमेंट, यानी कि कहना है कि क्रियात्मक विकास में
प्रतिमान भविष्यवाणी योग्य कुछ अवस्थाएं होती हैं। जैसे 4 माह के अगर 4 मंथ का अगर बच्चा है, उसके सामने गेंद या खिलौना रख दिया जाए तो वो उसे केवल देख सकता है मगर छू नहीं सकता है, ठीक है। 5 मंथ का बच्चा उसे छू सकता है, उसे पकड़ नहीं सकता, ठीक है। पकड़ने के प्रयास में क्या कर सकता है, वो खिलौना उसके हाथ से छूट करके गिर भी सकता है। 8 मंथ का अगर बच्चा है तो वो दोनों हाथ से अपने खिलौने को पकड़ सकता है, ठीक है। और 9th मंथ का बच्चा जो है अगर उसको टोकरी में उसके सारे खिलौने रख दिए जाएं तो वो अपने पसंद की जो है वो खिलौने वो निकाल सकता है। तो ठीक है। तो इस तरह से अगर हम कंक्लूड करें तो हम ये बेसिकली देखते हैं कि जो मोटर डेवलपमेंट है वो बेसिकली आई, हैंड और मसल्स का कोऑर्डिनेशन है, जिसके थ्रू बच्चा वो सारी एक्टिविटी सीखता है जो उसके लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और इस डेवलपमेंट के द्वारा ही बच्चे का आगे का जो भी डेवलपमेंट है वो निर्धारित होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोगों ने देखा कि कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, कुछ प्रिंसिपल बेस्ड हैं जैसे कि लर्निंग और मैच्योरिटी पर बेस्ड है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, और ये मोटर डेवलपमेंट जो है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें हम इस तरह से कंक्लूड करना चाहेंगे कि मोटर डेवलपमेंट पर लर्निंग और मैच्योरिटी का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल्स जो है वो कैसे आएंगी, वो प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के थ्रू आएंगी, ठीक है। और कुछ जो साइंटिस्ट हैं वो ये भी कहते हैं कि जेंडर का इफ़ेक्ट भी पड़ता है, यानी कुछ स्किल्स जो है लड़कियां बहुत जल्दी सीख लेती हैं और कुछ जो है लड़के भी बहुत जल्दी सीख लेते हैं। और इसके साथ ही आपकी मोटर एक्टिविटीज़ पर आपके इन्वायरमेंट यानी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। तो थैंक यू। आगे के चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि हर स्टेज में आपका मोटर डेवलपमेंट कैसे होता है। थैंक यू वेरी मच।